Good afternoon, everyone. अच्छा, गुड गुड आफ्टरनून मॉर्निंग. सर. गुड मॉर्निंग है भाई, मॉर्निंग चल रही है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. हाँ. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कुछ लिंक का इशू हो गया शायद. दूसरा लिंक पेस्ट कर दिया क्या मैंने? इस मीटिंग का नहीं किया है. एक सेकेंड. लेक्चर 5. ओके, चलो सबको दिख रहा है. यस यस सर. ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना अगर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है तो, है ना. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना था वो बस ये था कि कैसे पता लगता है सीरीज है. अगर आपकी जो ए और बी प्लेट है वो इंटैक्ट रहे, वो ब्रेक ना हो, तो हम उसे सीरीज कहते हैं. जबकि ए और बी को अगर रीड्रॉ करते टाइम ब्रेक करना पड़े तो वो पैरेलल हो जाता है. ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें आपको ये याद रखना है कि कभी भी दो पॉइंट्स को या दो प्लेट्स को रीड्रॉ करते टाइम जब आप एक ही टर्मिनल से जोड़ो तो याद रखना कि उन दोनों का पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे. याद है? यस. एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर. ठीक है, तो जैसे फाइंड सी इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी. ठीक है ना, कुछ इस तरह से है ये. यहाँ ये स्लैब a/2 एरिया पे है और ये a/4 एरिया पे है. ये सेपरेशन d, ये आपका d/2. इससे ले लेते हैं k, ये हो गया 2k, ये k और ये 3k. ठीक है ना. आप अगर बहुत गंदा एक्सप्रेशन आ रहा है तो आप सभी को नाम देके C1 C2 C3 C4 लिख दो और C इक्विवेलेंट C1 C2 के टर्म्स में लिख दो बस.
सर C1 C2 के टर्म्स में बता देना है। हाँ मतलब आप लिख लो, मैं बता रहा हूँ आंसर तो। ठीक है, रीड्रॉ सबने सही किया था। 5 कैपेसिटर टोटल बनेंगे, 5 बनाना जरूरी है। यस सर। ठीक है ना, अगर आपने 4 बनाए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सेपरेट करना है, इसे स्प्लिट करना होगा हमें। क्यों? क्योंकि 3K और K के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, यहाँ का पोटेंशियल सेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूरा K से भरा हुआ है, ये 2K, ये भी 2K, ये आपका 3K और ये K। नाम दे दो C1, C2, C3, C4, C5। C1 अगर मैं लिखूंगा तो लिख दूंगा K एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई D/2। C2 अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा सॉरी 2K एप्सिलॉन नॉट A/4 बाई D/2। C3 अगर लिखोगे तो वो सेम आ जाएगा, C4 अगर हम लिखें तो हो जाएगा 3K एप्सिलॉन नॉट A/4। सर C1 में D आएगा। इसके अंदर हाँ C1 में D आएगा, C1 में सर। C1 तो पूरा D का है। और फाइनली C5 ये हो जाएगा हमारे पास K एप्सिलॉन नॉट A/4 बाई D/2, है कि नहीं? अब इक्वलेंट अगर आपको Yes, लिखना है sir. तो देख सकते हो, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, वो दोनों पैरेलल, और वो C1 के साथ भी किसमें है? पैरेलल। तो C इक्वलेंट में सिंपली लिख सकता हूँ C1 प्लस C2 और C4 का आ जाएगा C2 C4 बाई C2 प्लस C4। ये सबको समझ आता है मैं कैसे लिखता हूँ? प्लस C3 C5 C3 प्लस C5। इसमें Yes. कंफ्यूजन तो नहीं होता किसी को? जैसे 1/C इक्वलेंट, इसे 1/C2 प्लस 1/C4 लिखते हैं ना, तो सीधे C इक्वलेंट आ जाता है C2 C4 बाय C2 प्लस C4। ये सीरीज वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं हम, किसी को अगर डाउट हो तो। और फाइनली सबको पैरेलल में जोड़ दिया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अगर आपको ये समझ आ गया है तो फिर इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, क्योंकि कुछ नया नहीं होने वाला, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं करेगा। बोलो भाई, क्लियर है? Yes. आगे बढ़े। चलो Yes. थोड़े से बेटर क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, एडवांस के लिए। ठीक है, तो फाइंड C इक्वलेंट of the spherical capacitor if spherical capacitor if the space between spheres is filled with dielectric electric constant K. A part K is constant, और B part K is equal to K naught by X, where X is distance from center. तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर हमने जो पढ़ा था R1 R2 वो ही है, बस इसके स्पेस को हमने डायरेक्ट्रिक से भर दिया है, बीच वाले स्पेस को।
ए पार्ट का आंसर तुरंत आ जाना चाहिए सबका। K times of 4 pi epsilon naught R1 R2 by R2 minus R1. बिल्कुल सही, परफेक्ट। बी पार्ट कर दो। बी पार्ट थोड़ा अच्छा है, वही एडवांस का पार्ट है। जिसका हो जाए बता देना ताकि मैं शुरू कर सकूं। हुआ? चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पहला पार्ट है वो तो काफ़ी इजी है। तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो सिंपली के टाइम्स सी नॉट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1। ये सबका हो गया था। Yes, sir. अब बी पार्ट में बोल दिया है के है आपका के नॉट बाय एक्स, यानी जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू घटती जा रही है। अब मुझे क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस बताना है। तो करने के लिए हम ये याद करो कि आपने नॉर्मल वाले को डिराइव कैसे किया था। Sir, एक क्या को किया प्लस था क्यू आपने, एक को माइनस। हर कैपेसिटेंस को डिराइव करने के लिए हम हमेशा Q और माइनस क्यू चार्ज अज्यूम करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको अभी भी वही करना है। आप अंदर वाले को प्लस क्यू दो, बाहर वाले को माइनस क्यू दो, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, आर ए से लेकर आर बी तक, उससे डेल्टा वी निकाल दो।
बस याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते समय ये मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये के फैक्टर से कम हो जाती है ना, तो वो बस आपको करना है, ट्राई करो। हो गया सर। हो गया, यही किया था। देखो तो हाँ मैं क्या सर, करूंगा उसके लिए, एक्सिस्टेंस पे जाके डीएक्स थिकनेस का सेगमेंट बिल्कुल लेंगे, सही। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक्स पर जाकर मैं सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी ये होना चाहिए माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। तो यहां मान लेते हैं प्लस क्यू है और यहां मान लेते हैं माइनस क्यू है। तो बाहर वाला तो अंदर कोई फील्ड बनाएगा नहीं, पर अंदर वाले प्लस क्यू की वजह से बाहर फील्ड जरूर होगी, और वो होगी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी सर एक्स। हाँ, डाइलेक्ट्रिक, क्या हुआ, सर नीचे के भी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके है। हाँ, बाय फैक्टर ऑफ के, यानी बाय के करने से बेसिकली मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं ऊपर, ई बाय के डॉट डी आर, आर ए से लेके आर बी तक, तो अपॉन के करेंगे तो आ जाएगा 1/k0/x। यहाँ से डेल्टा भी आपको मिल जाएगा माइनस के क्यू बाय k0x इंटू डी एक्स फ्रॉम R1 टू R2, या डेल्टा भी हमें यहाँ से मिलेगा माइनस के क्यू बाय k0 ln ऑफ R1 बाय R2, यही मिल जाएगा। अरे बोलो भाई, यस सर। ठीक है ना, ये आपको वैल्यू मिल गई। ln R2 बाय R1 आएगा ना माइनस के साथ, नहीं आर बी से लेके आर ए करते हैं, सही सही, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा R2/R1, उल्टा कर दिया मैंने बस प्लस अंदर ले जाके। ये आपको मिल गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। अब आप लिख दोगे कैपेसिटेंस, ये सिंपली हो जानी चाहिए Q बाय डेल्टा वी, ये मिल जाएगा Q अपॉन के क्यू एल एन R2/R1 बाय के नॉट, यह कैपेसिटेंस हमें मिल गया के नॉट इंटू 4πε0 अपॉन ln R2/R1। बात समझ आई क्या, वैसे भी यस पोटेंशियल डिफरेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, है ना, क्लियर है। सर ई बाय के क्यों है? क्या हुआ, सर ई बाय के क्यों है? ई बाय के क्यों आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मीडियम में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो बाय फैक्टर ऑफ के घट जाती है, ये पहले पढ़ चुके हैं। कोई डाउट किसी को, नो। क्लियर है, यस। बस ठीक है। और देखो, तो फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो प्लेट्स आर स्क्वायर ऑफ साइड L and separation D। ठीक है, और पहले में आपको दिया गया है K इज इक्वल टू k0 विच इज अ कांस्टेंट, दूसरे में दिया गया है K इज इक्वल टू
k naught by x, ठीक है, x is distance along x axis from point O, तो ये है आपकी x एक्सिस और ये है आपकी y एक्सिस और ये है पॉइंट O। और तीसरे में k दिया गया है, मान लो k नॉट एक सेकेंड, ओके चलो, y is distance along y एक्सिस। ये सभी एडवांस के लिए करा रहा हूं मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इनमें, ध्यान से करना।
हाँ भाई, सेकंड पार्ट का आंसर आया किसी का? यस सर, क्या आया? k नॉट एप्सिलॉन नॉट l क्यूब बाय 2d। के नॉट एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब बाई 2d। और किसी का मैच कर रहा है? यार काफी बड़ी क्लास है यार, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और लोग भी कर रहे हो। क्या दिक्कत हो रही है इसमें? बताओगे नहीं तो सीखोगे क्या? वैसे बैठे रह के फायदा नहीं है। सर एल क्यूब बाई 3 चलो, तो के इसमें हमें दिया गया था के नॉट एक्स, यानी जैसे जैसे एक्स बदल रहा है वैसे वैसे आपका के बदल रहा है। तो ऑब्वियसली आपको एक एलिमेंट चुनना पड़ेगा। एलिमेंट ऐसा चुनना चाहिए कि उसके लिए के कांस्टेंट हो सके। तो मैं यहां से क्या करूंगा, एक्स डिस्टेंस आगे जाकर क्यों ना मैं एक dx थिकनेस का छोटा सा प्लेट का पोर्शन इमेजिन करूं, ये वाला। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक कैपेसिटर बनेगा कुछ इस तरह से। समझ आ रहा है? अब इसका छोटा सा कैपेसिटेंस डीसी जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? वो हो जाएगा यहां पर के कितना है, तो के नॉट एक्स एप्सिलॉन नॉट। प्लेट का एरिया क्या आएगा? तो ये एक स्क्वायर प्लेट थी एल लेंथ की, यानी एल तो हमें यहाँ दिख रहा है और एल लेंथ स्क्रीन के अंदर है। तो एल तो स्क्रीन के अंदर और ये लेंथ है डी एक्स। तो आप क्या कह दोगे, एल डी एक्स बाय डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों के बीच का सेपरेशन आपको दिख रहा है क्या है, डी। ऐसे ढेर सारे कैपेसिटर जो आप लोगे, मुझे बताओ वो सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल में, डायरेक्ट पैरेलल। एक यहाँ लिया है, एक इसके साइड में लेंगे, सारे पैरेलल में, क्योंकि प्लेट ए को ब्रेक कर रहे हो आप। तो डायरेक्टली कैपेसिटेंस जो आएगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा डीसी का, क्योंकि छोटे छोटे सी मिलके एक पूरा कैपेसिटेंस बनाएंगे। पैरेलल में डायरेक्टली एडिशन होता है। तो इंटीग्रेशन के नॉट एप्सिलॉन नॉट एल एक्स डी एक्स बाई डी, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स जीरो से लेके एल तक, क्योंकि एक स्क्वायर प्लेट थी। सी इक्वलेंट यहां से हमें मिल जाएगा सिंपली के नॉट एप्सिलॉन नॉट एल, यहां आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2d, यानी कि के नॉट एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब बाई 2d। मैंने पहले भी कहा है, जो चीज वेरिएबल होती है हम एलिमेंट ऐसा चुनते हैं कि उस चीज को हम कांस्टेंट कर सकें। तो अगर x फिक्स कर दिया तो कांस्टेंट हो गया। क्लियर हुआ? यस। कोई डाउट किसी को? चलो, थर्ड का आंसर आया क्या किसी का? थर्ड पार्ट में y का फंक्शन है। ट्राई करो सभी लोग खुद से। इस बार एलिमेंट कैसा लेना है इमेजिन करो। इसलिए तो एडवांस का क्वेश्चन है, क्योंकि सोचना है आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, सोचने की आदत डालनी है। जिसका आंसर आ जाए प्लीज बता देना।
पर अगर dy एलिमेंट की जगह पर 1/dy आ रहा हो तो क्या करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप सोच के देखो आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो। बहुत सही, आपने कर लिया है। पहले ये पता करो सारे एलिमेंट सीरीज में आएंगे या पैरेलल में आएंगे। सर सीरीज में होंगे तो 1/DC सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सीरीज के लिए 1/C1 + 1/C2 करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/DC होगा। समझ आया? यस सर। यस सर। कर दो। सर तो लेकिन उसमें इंटीग्रेशन वाली टर्म y × 1/dy टाइप की आ रही है। नहीं आएगी बेटा। ये देखो, यही एलिमेंट लिया आपने, यस यस सर। यही लिया। यहाँ जाके dy Yes, sir. थिकनेस का लिया होगा। तो Yes, sir. छोटा सा इसका कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर k, तो k0/y, K0/epsilon d. एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या आ जाएगा? तो एरिया तो L² ही आ जाएगा, क्योंकि आप इमेजिन करो प्लेट का एरिया चाहिए होता है। प्लेट किस तरह से है? कई लोग शेडेड रीजन का एरिया लिख देते हैं। प्लेट तो ये है ना भाई, समझ रहे हो? L डिस्टेंस ये और L इनटू द स्क्रीन। अरे समझ आया? Yes. ये दो प्लेट्स है ना हमारी। Yes. तो A बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वो क्या है? dy. dy। ये सभी को क्लियर है कि नहीं? Yes. यस सर। तो अब 1/C इक्वलेंट, क्योंकि सभी के सभी सीरीज में है, तो वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/DC। छोटे छोटे सभी कैपेसिटर्स का 1 में एडिशन होता है। समझ आया? यानी 1/K0/ε0 ये y ऊपर गया इंटू dy। ये एक बहुत बड़ा हिंट भी होता है, पता है? एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए ना और आप पहचान नहीं पा रहे कि भाई ये एलिमेंट सीरीज में है या पैरेलल में, वैसे तो कोई भी बच्चा जो एलिमेंट इमेजिन कर पा रहा है वो ये भी इमेजिन कर पा रहा होगा कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। पर कभी भी कंफ्यूजन होता है, तो अगर आपने एलिमेंट सही चुना है तो इंटीग्रेशन तो करना ही है। और सोच के देखो, dy नीचे रहेगा तो कभी इंटीग्रेशन हो पाएगा क्या? नहीं, dy को ऊपर ले जाना है, यानी 1/DC का इंटीग्रेशन होना चाहिए, यानी ये सभी सीरीज में होने चाहिए। y को 0 से लेके d तक हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1/C इक्वलेंट इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/K0/ε0 इंटू y² 2, यानी कि d²/2। फाइनली हमें C इक्वलेंट मिल जाता है K0/ε0 L² 2/d²। क्लियर हुआ? Yes. यस सर। तो काफी जरूरी है कि आप पहचानो, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। Yes. तो आगे मैं होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मैं चाहता हूं खुद से आप ट्राई करो, टाइम दे के ट्राई करो। क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है? अभी तो आपको यही करना है, फाइंड C इक्वलेंट बिटवीन A एंड B, A एंड B, ठीक है? प्लेट्स आर स्क्वायर, side L, and separation between plates is D। ठीक है? ये आपका B है, ये आपका A है। तो डाइलेक्ट्रिक इस तरह से भरा गया है कुछ। इस रीजन में हमारा डाइलेक्ट्रिक K1 है और यहाँ पे हमारा डाइलेक्ट्रिक K2 है, ठीक है ना? और इस तरह की कुछ लाइन है, समझ रहे हो?
या इसको भी एल ले लेते हैं। चलो ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये इस तरह से आपको दिया गया है और ये आपका डाइलेक्ट्रिक है के, और साइड में हवा है, साइड में वैक्यूम है, कुछ नहीं है। और इस कर्व की इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, तो ये इस टाइप के थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस में से आते हैं, ठीक है ना, तो उसे ध्यान से करना, थोड़े से मुश्किल लगेंगे, इसलिए मैंने घर के लिए दिया है, आप अच्छे से टाइम कंज्यूम करके इन्हें सॉल्व करो। ओके चलो, तो ये था आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए या तो आपको कोई प्लेट्स दे सकता है और उनका अरेंजमेंट दे सकता है, याद करो सबसे पहला टाइप। दूसरा हो सकता है कि पॉइंट मेथड का क्वेश्चन हो, यानी पॉइंट्स को मिनिमाइज करके रीड्रॉ करके आपका सर्किट सॉल्व हो जाए। तीसरा हो सकता है सिमेट्री का क्वेश्चन, जिसमें हो सकता है कि मिरर सिमेट्री से आपका आंसर आए, हो सकता है सिर्फ फोल्डिंग सिमेट्री से आपका आंसर आए, और हो सकता है दोनों से आपका आंसर आ रहा हो और आप पहले फोल्डिंग लगा दो फिर मिरर लगा दो, या बिना फोल्डिंग के मिरर लगा दो उससे आ जाए। फिर आपकी लैडर प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपका कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें एक कैपेसिटर में एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हों, ठीक है ना, जिसका हमने एक जनरल फॉर्मूला देखा है सीरीज के लिए, सीरीज में अगर स्लैब्स हैं तो। बाकी क्या आ सकता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स लगा दी गई हो, तो वहां पे एक ही चीज याद रखनी है कि जब भी आप प्लेट को स्प्लिट करो तो पैरेलल, प्लेट इंटैक्ट रहे तो सीरीज। उसमें भी जब नया रीड्रॉ कर रहे हैं तो उन्हीं पॉइंट्स को एक पॉइंट से ज्वाइन करें जिनका पोटेंशियल क्या लगे आपको सेम। और फाइनली जो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है वो है वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक वाले, जिसमें कि आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा हो जाए, वेरिएबल। समझ आई क्या बात? किसी को Yes. कोई डाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में? No. आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब याद करो, कैपेसिटर जब चैप्टर स्टार्ट किया तो क्या बोला गया था कि कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है ना, और कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी इंस्टेंटेनियसली रिलीज हो सकती है, इसलिए इसे हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो पहले तो बस आपको टाइप ऑफ कैपेसिटर बताए गए और कैसे इक्विवेलेंट निकाला जाता है अभी तक ये बताया गया। अब कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये हम देख लेते हैं। तो मान लो कि मैं ले लेता हूं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मान लो कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, अब इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, जो कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, वो रहती है भाई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और ये कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ ए है प्लेट एरिया और डी है प्लेट सेपरेशन।
तो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, यानी आप एनर्जी डेंसिटी बता सकते हो अंदर, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स। याद है किसी को फॉर्मूला? हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल सही, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी स्टोर्ड आप कह सकते हो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जिसमें एनर्जी स्टोर्ड है, और एनर्जी इस पूरी वॉल्यूम में स्टोर्ड है। तो मैं लिख सकता हूं एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, क्या आ जाएगा? एरिया इनटू डी। समझ आ रहा है? एरिया इनटू डी आपका बीच का वॉल्यूम आ जाएगा कैपेसिटर के अंदर का, ठीक है ना। इसको पुट करें तो ये आएगा हाफ, यहाँ क्या लिख सकते हो, ये हो गया आपके पास बेसिकली, सिग्मा को लिख दें क्यू बाय ए, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू डी इंटू ए, ये आएगा हमारे पास। सब कुछ काट दिया जाए तो ये मिलेगा हाफ क्यू स्क्वायर डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आपको दिख रहा है क्या हो जाता है? C, यानी एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आपको मिलता है क्यू स्क्वायर बाय 2c। Q को लिख सकते हैं CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2c, एक C से C कटेगा यानी कि हाफ CV स्क्वायर। ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि हम याद रखते हैं। ऑल्दो मैंने ये डिराइव किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, क्योंकि आसानी से उसके लिए डिराइव हो जाता है, पर ये वैलिड किसी भी कैपेसिटर के लिए है। बात समझ आई? जिसमें सिंपली क्या है, Q है चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, या V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। याद रहेगा? तो अगर आपको किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पता है तो आप उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो बता सकते हो, या आपको उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है आप ये बता सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? सी फिर से बताएंगे क्या है? सी कैपेसिटेंस है बेटा, कैसे पूछ सकते हो? चैप्टर का नाम है कैपेसिटर, ये भी लिखना पड़ेगा क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। क्लियर हो भाई? जिन्होंने डाउट पूछा था उनको? जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर ये वैलिड फॉर एनी कंडक्टर है, राइट? हाँ, ये सभी के लिए वैलिड है, किसी भी कैपेसिटर के लिए। प्रूव हमने पैरेलल प्लेट से कर लिया है। ओके, चलो अब इसके क्वेश्चंस करने के लिए ऑब्वियसली आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अब सर्किट आएंगे तो बैटरी आएगी। तो बैटरी एक ऐसा सर्किट का पार्ट है या ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इस चैप्टर में भी पढ़ना होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बारे में जो कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए पता, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बैटरी है क्या? तो बैटरी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस which can supply its stored energy over a long interval of time।
तो यही एक डिफरेंस था कैपेसिटर और बैटरी के अंदर। ये थोड़े लंबे समय में अपनी सारी एनर्जी को धीरे धीरे देता है। सिंबल की अगर हम बात करें तो सिंबल ये इस्तेमाल किया जाता है बैटरी के लिए। एक टर्मिनल बड़ा होता है और एक टर्मिनल छोटा होता है। याद आपको रखना है, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा टर्मिनल नेगेटिव कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? चलो, यस सर। अब बैटरी की एक खास बात है। दो तरह की बैटरीज आपको बताई जाती हैं। पहली होती है आइडियल बैटरी, और जनरली क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो हम आइडियली मान के चलते हैं। और दूसरी होती है रियल बैटरी। ठीक है ना? यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब रजिस्टर आता है इसके अंदर, और आप जानते हो रजिस्टर पढ़ाया जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो मैं थोड़ा सा रजिस्टर का यूज करूंगा। ठीक है ना? तो वो आप समझना। ओके, सबसे पहले तो एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं ई, और ई कहलाता है ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑफ द बैटरी। खैर, मैं रियल और आइडियल की बात करूं तो आइडियल बैटरी वो बैटरी होती है जिसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, जबकि रियल बैटरी वो बैटरी होती है जिसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो दुनिया में जो भी आपको बैटरी मिली है वो हमेशा कैसी रहती है? रियल रहती है। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। ये सब बॉक्स के अंदर आता है। जब हम खरीदने जाते हैं तो ये सब बॉक्स के अंदर आता है, और ये रजिस्टर भी होता ही है उसके अंदर। आर यहाँ पे हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना? यहाँ एक टर्म इस्तेमाल कर लिए ईएमएफ। तो ईएमएफ कहलाता है बेसिकली वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी in moving a unit positive charge from negative to positive terminal inside the battery. समझ आई बात? यानी आपकी अगर ये बैटरी है, ठीक है ना, तो ऐसा सोच के देखो कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस वाले टर्मिनल से प्लस वाले टर्मिनल तक लेके आने में बैटरी को जितना वर्क करना पड़ता है वो कहलाता है उस बैटरी का ईएमएफ। समझ आई बात? खास पॉइंट ये है कि ईएमएफ इज फिक्स्ड फॉर अ बैटरी, फिक्स्ड फॉर अ बैटरी। ठीक है ना? किसी भी बैटरी के लिए उसका ईएमएफ फिक्स रहेगा। भाई, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क करना है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो भले वो रियल रहे या वो आइडियल रहे, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। वर्क क्या आता है? सेम। यानी ईएमएफ क्या आता है? सेम। बात समझ आई? चलो, यस। यहां अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय बैटरी की, यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस चैप्टर में काम आएगा। वर्क डन बाय बैटरी। तो एक चीज तो याद रखना, वो ये है कि बैटरी डज नॉट सप्लाई चार्ज। ये मैंने आपसे पूछा भी था, सप्लाई चार्ज, इट सप्लाइज एनर्जी, इट सप्लाइज एनर्जी। ये एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज को ले जाता है, पर ये खुद चार्ज सप्लाई नहीं करता। तो मान लो कि आपकी बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई, ठीक है ना, और उससे कोई क्यू चार्ज फ्लो करके बाहर जा रहा है, तो क्या आप मुझे वर्क डन बाय बैटरी बता सकते हो?
बोलिए। बहुत ऑब्वियस है यार, काफी दुख होता है जब कोई नहीं बोल पाता इतने के बावजूद। ई है प्लस माइनस, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्यू चार्ज अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? Q square by चलो, फिजिक्स में तो काफी वीक हो यार आप लोग। जीरो होगा। तो पहला टाइप आ जाता है जब बैटरी क्या है, सोर्स है। दो तरह से काम करती है बैटरी हमारी। एक सोर्स की तरह काम करती है, सोर्स यानी कि सप्लाइज एनर्जी टू चार्ज, सप्लाइज एनर्जी टू चार्ज, ये चार्ज को एनर्जी देगी तो उसे आप कहते हो सोर्स। कैसे पता लगेगा सोर्स है? पॉजिटिव चार्ज लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है तो वो सोर्स की तरह काम करती है, और उसका वर्क डन जो आता है वो आ जाता है, सोच के देखो, ई क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ है वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम माइनस टू प्लस। यानी 1 कूलम को मूव करने में वर्क डन करना पड़ा क्यूई, सॉरी ई, तो क्यू को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? क्यूई। इतनी सी बात बस मैंने पूछी थी, पर ठीक है, ठीक है, वो डेफिनेशन से ही समझ आता है। ईएमएफ है वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को, तो क्यू चार्ज को करने में क्यू ही हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है जब बैटरी काम करती है लोड की तरह। लोड यानी कि बैटरी Sir, एब्जॉर्ब्स एनर्जी। हाँ, sir, can you please repeat from source? Sir, I got disconnected. ओके, थोड़ा वेट करो। बैटरी एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम चार्ज। ओके, कैसे पता लगेगा कि बैटरी लोड है? अगर ये कह दो कि पॉजिटिव चार्ज एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल, द पॉजिटिव टर्मिनल, अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगा तो आप कहोगे कि बैटरी क्या है? आपकी लोड है। यानी ये उसका ईएमएफ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर कुछ ऐसा हो जाए सर्किट में कि यहां से चार्ज क्यू एंटर कर रहा हो तो उस केस में बैटरी लोड की तरह काम करती है। अब ऐसे केस में वर्क डन क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? negative यहाँ minus पे वर्क डन प्लस क्यू का इधर जाना, क्या ये इक्विवेलेंट है माइनस क्यू का इधर जाना, लेफ्ट में जाना? Q. तो सिंपली मैं क्या लिख दूंगा? माइनस क्यू इंटू ई, क्योंकि बैटरी से -Q. माइनस क्यू बाहर जा रहा है ऐसा लग रहा है। या आप ऐसा सोच लो कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। बात समझ आई? अब जिनका डिस्कनेक्ट हो गया था, भाई बैटरी सोर्स की तरह काम करती है अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकले। ऐसे में वर्क डन जो आता है वो आता है Q इंटू ई। ई जहाँ है ईएमएफ ऑफ बैटरी। बैटरी लोड कहलाती है अगर पॉजिटिव चार्ज एंटर करे पॉजिटिव टर्मिनल को। अगर आप डायग्राम देखो तो समझ आएगा। ऐसे केस में बैटरी एनर्जी देती नहीं है बल्कि एब्जॉर्ब करती है, और वर्क डन कैसा आता है? नेगेटिव, माइनस क्यूई। Yes, sir. क्लियर? Sir, work done is equal to charge into EMF का पीछे का कोई explanation? मतलब work done इसके हाँ, equal क्या है? क्या? सर मतलब वर्क डन चार्ज इनटू ईएमएफ के प्रोडक्ट के इक्वल क्यों है? मतलब ऐसा कोई अच्छा, वो भी एक्सप्लेनेशन? जानना है आपको? वो भी जानना चाह रहे हो? तो वो डिस्कनेक्ट हो गए। कब से डिस्कनेक्टेड थे? शुरू से ही डिस्कनेक्टेड हो गया? नहीं सर, सॉल्यूशन नहीं। बेटा ई क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल जो क्या भी होता है बैटरी है। वो? क्या होता है? वर्क डन बाय बैटरी। ओके सर, ओके सर, नाउ गॉट इट सर। एक एक कूलम को लेके जाने में वर्क डन है ई, तो क्यू यस कूलम सर, को लेके जाने में वर्क डन होगा क्यू क्यू ई। ओके सर, क्लियर। अरे समझ आया क्या सबको? यस सर। ये कहलाता है ईएमएफ और वर्क डन की रिलेशन। क्लियर है सबके लिए? Yes. Yes. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बढ़िया, ठीक है ना।
खैर, मैं यहाँ पे आपको बता रहा था थोड़ा इसके बारे में। एक और टर्म होती है, पहला जैसे था ईएमएफ, दूसरा कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल। ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगा, तो ध्यान से सुनना। टर्मिनल पोटेंशियल, इसे जनरली V से रिप्रेजेंट हम कर देते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक होती है बैटरी, आइडियल होती है और रियल होती है। और बैटरी कैसे कैसे काम कर सकती है? सोर्स की तरह काम कर सकती है, लोड की तरह काम कर सकती है। यहां अगर मैं बात करूं आपकी आइडियल बैटरी की, तो उसका कुछ ईएमएफ होगा, कोई रेजिस्टेंस तो होगा नहीं। टर्मिनल्स का मतलब होता है जो बॉक्स आप मार्केट से खरीद के लाते हो, जैसे मैं सेल खरीद के लाता हूं, तो उसके एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो बॉक्स में तो ये बंद आती है बैटरी में, हमें कुछ दिखता थोड़ी, बाहर तो केसिंग होती है। तो उसके दोनों एंड जैसे ए और बी हैं, तो मॉड ऑफ वीए माइनस वीबी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसे आप कहते हो टर्मिनल पोटेंशियल। बता सकते हो कितना आएगा भाई? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? QE। हे भगवान यार, सीधा दिख रहा है ई का बोल्ट, डिफरेंस नहीं समझ आ रहा बेटा। वो तो वर्क डन था, अगर चार्ज फ्लो करता तो। यहाँ तो मैं वो थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा बचपन में, वोल्ट मीटर, एमीटर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। खैर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाना चाहिए ये सब, पर थोड़ा बहुत तो सब सुन के आते ही हैं। सुना होगा ना, 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, कभी तो सुना होगा भाई। खैर, नहीं सुना तो रटते चलो, ठीक है ना। करंट में आएगा तब मैं और डिटेल में बता दूंगा। रियल बैटरी की अगर हम बात करें, तो रियल बैटरी को ध्यान से देखो, इसका क्या होता है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। तो आपको बॉक्स के अंदर ये मिलेंगी चीजें, ये पूरी चीज बॉक्स के अंदर होगी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमें ये बताना है, ये प्लस ये माइनस, इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ R। तो पहले केस में तो मैं मान लेता हूं कि बैटरी हमारी सोर्स है। अगर सोर्स है तो करंट बताओ, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा होगा या अंदर आ रहा होगा? बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहा ऑब्वियस, सोर्स है तो करंट सप्लाई कर रही होगी। समझ आई बात? अच्छा, एक चीज आपको यहां याद रखनी होगी अब, रेजिस्टर के लिए, फॉर रेजिस्टर ओम्स लॉ सबको पता होना चाहिए, जो कि क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू IR। यानी अगर रेजिस्टर में करंट I फ्लो करता है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? IR। आई होप सबने सुना होगा ओम्स लॉ। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो रेजिस्टर में करंट राइट से लेफ्ट जा रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जहां से करंट एंटर करता है वहां पे बनता है प्लस, और जहां से करंट एग्जिट करता है वहां बनता है माइनस, क्योंकि करंट या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो अगर ये रेजिस्टर है और करंट ऐसे जा रहा है, तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि ये वाला एंड पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। अरे है कि नहीं? यस यस। तो ये थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। चलो, तो इस तरह से फ्लो कर गया। अब अगर मुझे VA माइनस VB चाहिए तो वो कितना आएगा, ऐसा सोच के देखो। तो आप क्या लिख सकते हो, मैं ऐसे चलता हूं, अगर मैं यहां से इधर की तरफ जाना शुरू करूं तो देखो, यहां मैं लिख देता हूं VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल। जैसे ही आपने बैटरी क्रॉस की, आप बैटरी के किस टर्मिनल पे पहुंचे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। मैं A से B की तरफ जा रहा हूं, जैसे ही मैं A से चला, मैंने बैटरी क्रॉस की, तो मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचा, तो पोटेंशियल में ड्रॉप आया है E वोल्ट का। समझ आया?
फिर मैंने रजिस्टर क्रॉस किया, तो मैं रजिस्टर क्रॉस करके उसके किस टर्मिनल पे पहुंचा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। यानी पोटेंशियल में गेन आया है कितने का? रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, IR IR का। और अब मैं कहां पहुंच जाऊंगा? सीधे B पॉइंट पर। तो VA माइनस VB मॉड से हमें मतलब है, यहां से देखें तो वो आया E माइनस IR। बात समझ आई क्या? तो टर्मिनल पोटेंशियल कैसा है? EMF से कम है कि नहीं है? अरे बोलो। कम है। टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन EMF ऑफ द बैटरी, क्योंकि थोड़ा सा वोल्टेज इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया। यानी बैटरी जब सोर्स का काम करती है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल उसके EMF से कम आता है। अरे चमका। यस सर। चलो अब क्या करेंगे? लोड। मान लो कि बैटरी लोड का काम कर रही है। बैटरी अगर लोड का काम कर रही है तो इससे करंट बाहर जा रहा होगा या इसके अंदर आ रहा होगा? अंदर आ रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है ना ये, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर आएगा। तो रेजिस्टर में ऐसे जाएगा, राइट से लेफ्ट से राइट। तो रेजिस्टर का ये टर्मिनल प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। फिर से चलना शुरू करते हैं। ए ऐसे ही चल रहा हूं मैं, बैटरी क्रॉस की, ड्रॉप आया, रेजिस्टर क्रॉस किया, फिर ड्रॉप आया, और अब हम पहुंचे बी पर। तो डेल्टा वी VA माइनस VB का अगर मैं मॉड निकालूं तो वो आया E प्लस IR। यानी क्या हुआ भाई? बैटरी अगर लोड का काम करती है ज्यादा है तो टर्मिनल पोटेंशियल EMF से ज्यादा आ जाता है। टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन EMF। मैं पूरी कथा वापस से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी बैटरी के लिए पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है टर्म EMF। EMF होता है वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर हमारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज फ्लो कर रहा है बाहर, तो उसका वर्क डन आता है प्लस QE। और अगर उस टर्मिनल से Q चार्ज अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है बैटरी में, या मैं कह सकता हूं कि माइनस Q चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है, तो वर्क डन आता है माइनस QE। यानी उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब करती है हमारी बैटरी। उसके बाद दूसरी टर्म आती है टर्मिनल पोटेंशियल। ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ बैटरी। एंड्स ऑफ बैटरी यानी अगर आप मार्केट से एक बैटरी लेके आओ और उसके एंड्स पे पोटेंशियल मेजर कर सको, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल आइडियल बैटरी के लिए बात करें तो बैटरी सोर्स हो या लोड हो, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है तो EMF इक्वल आता है टर्मिनल पोटेंशियल के। पर अगर बैटरी रियल है तो दो केस होते हैं, सोर्स और लोड वाले। अगर बैटरी सोर्स है यानी कि वो करंट को सप्लाई कर रही है, तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल कम आता है EMF से, और कितना कम आता है? IR, E माइनस IR। जबकि बैटरी अगर लोड का काम करे यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल जो आता है वो EMF से ज्यादा आता है, E प्लस IR। बात क्लियर हुई क्या? यस क्लियर है सबको? यस चलो बढ़िया। तो अब एनर्जी के क्वेश्चंस करने के लिए और बैटरी के क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक लॉ पढ़ना पड़ेगा जिसे कहा जाता है किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, जंक्शन लॉ और लूप लॉ। ठीक है ना, वो दोनों हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले है किरचॉफ्स लूप लॉ।
या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी इसे बोला जाता है। पहले मैं लॉ लिख देता हूं। लॉ है द एल्जेब्रिक सम of all the potential drop and gain across a closed loop is zero। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक क्लोज लूप है, ठीक है ना, अब यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस आएगा, ऑल्दो इस चैप्टर में रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, पर ये लॉ पढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस का यूज मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं दे दूं कि इस तरह का कुछ है, ओके, और यहाँ कैपेसिटर मान लेते हैं, यहाँ फिर से बैटरी है, यहाँ कैपेसिटर है, फिर से यहाँ एक और रेजिस्टर है, बैटरी, कैपेसिटर, ठीक है। ये आपका अगर एक सर्किट है, ओके, जिसमें मैं कह देता हूं कि इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, ये आपका E4 है, ओके, बोल देते हैं ये प्लेट प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे मैंने रैंडमली नाम दे दिया। बोला गया इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, ओके। ये रेजिस्टेंस बोल देते हैं R1 है, ये R2 बोल दो, और बस। अब आपसे बोला जाए कि भाई आप इसके लिए लूप लॉ लिख के बताइए, क्या रिलेशन होगी सभी वोल्टेजेस के बीच में, ठीक है ना। तो मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से I। तो अगर सर्किट में करंट भी है तो देखो सबका साइन तो मुझे पता है, आप देख सकते हो, बैटरी के एंड्स का साइन आपको पता है, कैपेसिटर के एंड्स का साइन आपको पता है, आपको किसके एंड्स का साइन नहीं पता? बोलो बोलो, सो मत। रेजिस्टर। तो उसके लिए आप ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। तो या तो करंट दिया होगा, अगर करंट नहीं भी दिया है तो आप करंट को अज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो मान लो कि मैंने करंट अज्यूम किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं अपने अजम्पशन के हिसाब से रेजिस्टर पे साइन लगा सकता हूं, प्लस या माइनस। तो मुझे बताओ R1 के लिए इस एंड पे साइन कैसा आएगा? इस एंड पर, लेफ्ट एंड पर प्लस, क्योंकि यहां से करंट एंटर होता हुआ माना है मैंने, यस और यहां से एग्जिट होता होगा, करंट ऐसे बहेगा बहेगा। R2 के लिए यहां से एंटर किया और यहां से एग्जिट किया। रेजिस्टर के लिए रट लो, जहां से करंट एंटर करता है वहां प्लस, जहां से करंट एग्जिट करता है वहां माइनस। अरे क्लियर हुआ क्या सबको? मैं जनरल बता रहा हूं आपको, ऑल्दो रजिस्टर बहुत ज्यादा इस चैप्टर में नहीं आएंगे, पर हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब क्या करूंगा, मैंने करंट अज्यूम किया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अज्यूम डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप। अब आपको लूप की डायरेक्शन अज्यूम करनी है और किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। मान लो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं, ओ पॉइंट से, और मैं ऐसे चलना शुरू करूं, तो आपको करना क्या है, पूरे लूप में घूम के वापस ओ पर ही आना है। तो ये आपका लूप हो गया और आप ऐसे घूमने वाले हो, ठीक है ना। चलो, जैसे ही मैं यहां से चलूंगा, सबसे पहले मैंने बैटरी क्रॉस की। आप मुझे बताइए पोटेंशियल में ड्रॉप आया, गेन आया? बोलो। सर ड्रॉप आया। सर ड्रॉप। माइनस साइन पे पहुंचे, आप क्रॉस करके कहां पहुंचे वो देखना होता है। पहले एलिमेंट को क्रॉस किया, माइनस पे पहुंचे, यानी ड्रॉप आया E1 का। फिर दूसरे एलिमेंट को क्रॉस किया, कहां पहुंचे? माइनस, तो ड्रॉप आएगा फिर माइनस IR1, क्योंकि रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल होता है IR। यस सर, तीसरा एलिमेंट क्रॉस किया, कहां पहुंचे? पोटेंशियल में आया गेन E2 का। फिर कैपेसिटर को क्रॉस किया, प्लस या माइनस? माइनस, माइनस,
क्या आएगा? minus लॉस then कितने का? V2, उसके अक्रॉस V2 है। फिर आगे बढ़े, किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे कैसे घूम रहा हूँ प्लस पे पहुंचे। मैं यहाँ से शुरू हुआ हूँ और इस तरह से चल रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी हमने कैपेसिटर को क्रॉस किया, इस बैटरी को क्रॉस किया, कहाँ पहुंचे? प्लस पे। तो क्या आएगा भाई? गेन। पोटेंशियल में क्या गेन होगा। गेन होगा प्लस ई थ्रू फिर आप आगे बढ़े, क्रॉस किया आपने कैपेसिटर को, कहाँ पहुंचे? प्लस। प्लस प्लस वी थ्री फिर क्रॉस किया रेजिस्टर को, कहाँ पहुंचे? माइनस पे माइनस आई आर टू माइनस IR2 फिर आपने क्रॉस किया इस बैटरी को, बोलो। प्लस पे प्लस ई फोर और फिर क्रॉस किया कैपेसिटर को, प्लस वी प्लस वी वन वहीं पहुंच गए। तो ये हो जाना चाहिए 0। ये आपको बताता है लॉ। लॉ ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, एल्जेब्रिक का मतलब हो गया साइन के साथ, ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड गेन अक्रॉस अ क्लोज लूप मस्ट बी 0। ठीक है ना। तो लूप आप अज्यूम करते हो, करंट की डायरेक्शन आप अज्यूम करते हो। सर आपकी स्क्रीन लैग क्या हुआ? कुछ कह रहे नहीं हो? आ गया सर। हाँ, सब हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। कोई दिक्कत? नो इसका मेजर एप्लीकेशन आपको sir. करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही मिलेगा। अभी तो मैंने बस आपको बता दिया है ताकि इस पर हम क्वेश्चंस कर सकेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो इसका एप्लीकेशन आएगा किसके अंदर? इन कैलकुलेटिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कैपेसिटर के लिए, जो कि है Q इज इक्वल टू CV। तो अगर मुझे किसी भी कैपेसिटर C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मिल जाए तो क्या मैं उसके ऊपर चार्ज बता सकता हूँ? हाँ, तो वही हमें निकालना सीखना है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि इस तरह की सिचुएशन है, एक हमें दिया गया है कैपेसिटर इस तरह से, एक दिया गया है इस तरह से, ओके, और एक दे दिया गया है मान लो इस तरह से। आपको बोलना नहीं है, बस सीखना है। आता है तो अच्छी बात है। ये मान लो 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, ओके, और ये आपका 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। इस तरह से बैटरीज दी गई हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे बोला जाए कि फाइंड चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स, चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स, या किसी एक पे पूछ सकते हैं, उनकी श्रद्धा है। करने का तरीका एक ही रहेगा। सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है अज्यूम जीरो पोटेंशियल। ठीक है ना। किरचॉफ्स लूप लॉ को अभी भूल जाओ, ये नई हेडिंग है। मैं आपको बता रहा हूं किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज कैसे निकालें। उसके लिए हमारा एकमात्र मोटिव है Q इज इक्वल टू CV। हमें हर कैपेसिटर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जानना है। अब इसकी एप्लीकेशन आएगी किरचॉफ्स लूप लॉ की, पर वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको कहीं पे भी सर्किट में जीरो पोटेंशियल अज्यूम करना होता है। बताओ कहां कर लूं? बोलो। तो जंक्शन तो 3 कहीं भी कर माइक्रोफैरेड और सकते 4 हैं, माइक्रोफैरेड जहां के आपका बीच। मन करे। बोलो। सर जहाँ तीन जंक्शन आ रहे हैं ना वहाँ ऊपर कर सकते हैं सर। ऊपर यहाँ, हाँ सर यहाँ पे। ये लो, यहां मैंने जीरो Yes, पोटेंशियल अज्यूम कर लिया। समझ आ रही है बात? तो आपने यहाँ जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर लिया। सेकंड स्टेप होगा ट्राई टू राइट पोटेंशियल
एट ईच पॉइंट। अब मुझे बताओ, कंडक्टिंग वायर में मूव करें तो पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं आता, ये हमने देखा था। तो अगर मैं ओ से लेफ्ट में जाऊं तो नहीं जा सकता क्योंकि कैपेसिटर है, ओ से राइट में जाऊं नहीं जा सकता कैपेसिटर है, नीचे जाऊं नहीं जा सकता कैपेसिटर है, पर इस रास्ते पे चल के तो आ सकता हूं। इस रास्ते पे चलते हुए आओगे, जैसे ही बैटरी क्रॉस करोगे बताओ पोटेंशियल में ड्रॉप होगा या गेन होगा? सर गेन होगा 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट। तो 0 से 5 बढ़ाया जाए तो यहाँ कितना मिलेगा? 5 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। यहाँ 5 है तो यहाँ कितना होगा मेरे भाई? सर 5 5 वोल्ट वोल्ट ही होगा। होगा। कंडक्टिंग वायर है क्योंकि। अच्छा, यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ का पूछूं मैं अगर तो क्या होगा? तो ऐसे चल के अगर जाओगे आप तो बताओ, -5 -10 तो -5 हो जाएगा। -5 तो 5 वोल्ट। से 10 कम कितना होता है? -5 -5। अरे समझ आ रहा है? इसमें शायद किसी को डाउट हुआ हो। बेटा यहाँ 5 वोल्ट था, मैंने बैटरी क्रॉस की, मैं माइनस साइन पे पहुंचा और 10 वोल्ट बैटरी है, यानी 10 वोल्ट कम होना चाहिए, तो 5 से 10 वोल्ट घटाएंगे तो -5 आया। अच्छा, यहां से मैं इधर जाऊं तो 15 गेन प्लस होना 15 चाहिए, वोल्ट। कितना गेन? 20 का गेन, यानी कि 15 वोल्ट। यहाँ का 15 है तो यहाँ का 15 वोल्ट। आप देखोगे कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है। समझ आई क्या बात? इसके अक्रॉस अगर लिखें, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? Q इज 15 इक्वल टू CV। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सिर्फ डिफरेंस, मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो 3 इंटू 5 माइक्रोफैरेड, यानी कि 15 माइक्रोकुलम, ये हमारा आंसर है। इस 4 को देखो, तो इस 4 के अक्रॉस क्या बोलोगे? डिफरेंस कितना है? 20 15 15 का। तो 15 4 जा 60 माइक्रोकुलम। ये तीसरा देखो, इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना है? 5 5 का ही तो 5 अंतर है, वोल्ट। मैग्नीट्यूड सिर्फ, यानी कि 10 माइक्रोकुलम। आप ये भी पता कर सकते हो कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी प्लेट नेगेटिव है कैपेसिटर्स के लिए। इसके लिए बताओ कौन सी पॉजिटिव होगी, लेफ्ट वाली या राइट वाली? लेफ्ट वाली। जो हायर पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव बोला जाता है। तो 5 बड़ा है और 0 छोटा है। 4 के लिए बताओ, राइट वाली 15 बड़ा है और 0 छोटा है। 2 के लिए बताओ, ऊपर वाली ऊपर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव। 0 बड़ा है, -5 छोटा है। इस तरह से। अरे समझ आया कि नहीं आया? यस। बस ये हम यूज कर लेते हैं। ये सिंपल तरीका है जिससे कि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। सर वो स्टेप में क्या लिखा था, सेकंड स्टेप में? ट्राई टू राइट पोटेंशियल एट ईच पॉइंट। यस सर।
हम्म, चलो ट्राई करो। आप कहीं भी जीरो मान सकते हो, बस वहां से चलते हुए हर पॉइंट का लिख पाना है पोटेंशियल। हुआ? हाँ सर। देखो मैं यहाँ जीरो मान लेता हूँ, आप कहीं भी जीरो मानो सेम आंसर आएगा। जीरो मानते हुए यहाँ चले, यहाँ 10 वोल्ट। 10 मानते हुए यहाँ चले, यहाँ -10 वोल्ट। -10 +5 -5 वोल्ट। माइनस। अब आप कहीं नहीं जा सकते। अच्छा यहाँ जीरो माना है तो यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 10 माना है तो यहाँ क्या आ गया, जीरो। 0। यहाँ 10 माना है तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आया -10 वोल्ट। और यहाँ 10 माना है तो यहाँ आ गया आपका 5 वोल्ट। अब देखो आपकी वैल्यूज भले सेम नहीं आई हो, पर हर कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंस सेम आना चाहिए। आपका और मेरा सेम डिफरेंस आना चाहिए, है ना। करके देख लो, नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ की है। इसके अक्रॉस चाहिए हमें चार्ज, इस पे चार्ज चाहिए, तो 2 इंटू कितना डिफरेंस है, 0 और -5, यानी 5, यानी कि 10 माइक्रो कूलम चार्ज आना चाहिए था आपका 2 माइक्रो फैरेड। आया था? यस। सिमिलरली 3 पे Yes. देखो, 3 इंटू एक तरफ 5 है, एक तरफ 10 है, तो अंतर है 5 का, यानी 15 माइक्रो कूलम आना चाहिए था इसके ऊपर। अरे समझ आया? यस। ठीक है ना। सिमिलरली इनको देखो, ये दो कैपेसिटर आ गए पर इनके अक्रॉस नहीं पता, तो इनको क्या मान लें, सीरीज में। अरे Yes, है कि sir. नहीं? यस सर। तो ये दोनों मिलके 4 और 4 सीरीज में हो गए 2, और 2 के अक्रॉस डिफरेंस है कितना, 10। तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 माइक्रो कूलम दोनों पर आएगा, क्योंकि ये सीरीज में है, तो दोनों पर ही 20 आने वाला है। अरे बात समझ आई? यस। क्लियर है कि नहीं? यस। तो नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार देख के आना जरूर। करना कुछ नहीं होता, कहीं जीरो मानते हुए हर पॉइंट का पोटेंशियल लिख के Q = CV यूज करना होता है। ओके। हाँ, और कल डिस्कशन भी होगा। आज तो चलो नहीं कर पाए, पर कल सभी लोग मॉड्यूल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है 1.1 से 1.7 तक सभी लोग करके रखना, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके। Okay, sir. और अगर आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं तो कुछ डाउट्स आप व्हाट्सएप पे भेज दो अभी। ओके। क्योंकि हमें जल्दी Sir, करना होगा, ज़्यादा टाइम। क्या हुआ? सर वो डाउट्स भेजे हुए हैं व्हाट्सएप। बेटा एक बार वही मैंने मैसेज किया भी था, शायद आपको नहीं मिला होगा।
एक बार आप अपने डाउट्स वापस भेज दो, ठीक है, जिन्होंने भी भेज भी रखे हैं, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप दूसरे फोन में गया तो सारी चैट वेट डिलीट हो गई है ना। तो एक बार भेज दीजिए, आप उन्हीं को फॉरवर्ड कर देना उसी में जाके। ओके चलो एंड करें फिर। यस सर। Yes. चलो Yes. बाय Yes, एवरीवन, sir. थैंक Thank यू।